हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो जब से केवीएस का रिज़ल्ट आया है तब से कहीं पर खुशी है और कहीं पर गम। तो केवीएस में जिन भी पोस्ट का रिज़ल्ट आ गया है उनमें जिसका सिलेक्शन हुआ वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निराश हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो आज इसके बारे में ही मैं कुछ बात करना चाहूँगी। देखिए, इस बार केवीएस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा उसने हमेशा ही सबको चौंकाया। सबसे पहले फॉर्म निकलने के 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम लेना इतनी तेज़ी में, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देना, केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा डिले होना, और बीएड कैंडिडेट्स को पीआरटी से बाहर कर देना। इसके बाद बाहर करने के बाद भी स्कोर बीएड कैंडिडेट्स को लेकर ही बनाना और उसके बेसिस पर सिलेक्शन करना, और बाद में अपनी चीज़ को ठीक करते हुए 300 और कैंडिडेट्स को पीआरटी के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर जैसे ही केवीएस की कुछ पोस्ट का फाइनल रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट को देखकर काफ़ी कैंडिडेट्स चौंक गए, क्योंकि उनका नाम वहाँ पर नहीं था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा तो होगा ही होगा, और उस बेसिस पर ही वो अपनी ज़िंदगी के सपने सजा चुके थे कि जब हमारी नौकरी होगी तो हम इस तरीके से नौकरी करेंगे, ये सब चीज़ें खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि उनका नाम वहाँ पर नहीं है तब उन्हें समझ में नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करें। अब देखिए, जब भी इंटरव्यू के लिए किसी पोस्ट पर बुलाया जाता है तो जितनी पोस्ट होती हैं उससे 3 या 3.5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। तो हर किसी का सिलेक्शन तो नहीं होता। एक सीट पर अगर 3 लोग compete कर रहे हैं तो किसी एक का ही सिलेक्शन होता है, और जो 2 कैंडिडेट्स होते हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी उस पहले वाले ने की जिसका सिलेक्शन हुआ, और पैसा भी उतना ही खर्च करते हैं और टाइम भी उतना ही इन्वेस्ट करते हैं। बट जिसका स्कोर थोड़ा बहुत ज़्यादा रह जाता है वो बाजी मार लेता है, और जो 2 कैंडिडेट्स होते हैं वो बेचारे ऐसे ही परेशान होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई उसके बाद रिज़ल्ट में। एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से सारे कट ऑफ ज़्यादा ही गए। अगर हम पीजीटीज़ की बात ही करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से 2-3 नंबर हर एक कट ऑफ हाई गया, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़, मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी, मेरे साथ शेयर भी की कुछ लोगों ने, प्लस मैंने देखा कि जैसे सभी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, जो भी इस डोमेन में वीडियोस बनाते हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे 156 स्कोर था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 156 स्कोर हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा भी अच्छा कराते हैं परफॉर्म इंटरव्यू में तो आपके उतने मार्क्स आ जाते हैं कि जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन ना रुके। फिर भी ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो ऐसा कह रहे थे कि उनका इतना स्कोर था। इस तरीके से और भी बातें सुनने को मिली। तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ आती है कि कुछ ना कुछ इनजस्टिस ज़रूर हुआ, कुछ ना कुछ धांधली ज़रूर हुई। अब ये तो नहीं पता कि धांधली हुई या नहीं हुई, इनजस्टिस हुआ या नहीं हुआ, या हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी तरफ से लगता है कि हमने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इंटरव्यूअर के हिसाब से वो चीज़ अप टू द मार्क नहीं होती, और शायद इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो नंबर होते हैं वो कम रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट हमारे रिटर्न में मार्क्स कम थे, जिस वजह से जो हमारा क्यूमुलेटिव स्कोर था वो उतना नहीं बन पाया जितना कट ऑफ गया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी सच हो सकता है। पर अब सच कुछ भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, या हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा क्यूमुलेटिव स्कोर कितना है। जो भी बच्चे फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए उन्हें अपना क्यूमुलेटिव स्कोर नहीं पता है, उन्हें बस अपने रिटन के मार्क्स पता है, और रिटन के मार्क्स भी की के बेसिस पे पता है, जो उन्होंने की से अपने आंसर्स चेक किए थे। तो इंटरव्यू के उन्हें मार्क्स नहीं पता, तो वो इस बेसिस पर तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें हमारा स्कोर पता होना चाहिए, जो फाइनल स्कोर है एटलीस्ट वो तो हमें पता होना चाहिए। उसके हिसाब से हम अपने इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात आती है वेटिंग लिस्ट की। तो जैसे कि भाई जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो बात निकल कर आई वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। पहला सवाल ये कि क्या वेटिंग लिस्ट आती है? तो वेटिंग लिस्ट आती है।
अब बात करते हैं ये वेटिंग लिस्ट आती कैसे है और इसमें किन लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन दिया गया, मान लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में 150 लोगों को यानी 150 लोगों को फाइनल सिलेक्शन दिया गया, तो ऐसा बहुत कम होता है कि 150 कैंडिडेट में से सभी कैंडिडेट्स वहाँ पर जाकर सक्सेसफुली ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि कई बार कुछ कैंडिडेट्स खुद ही पीछे हट जाते हैं, कई बार किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है और वो कमी मतलब ऐसी नहीं है कि एडजस्ट किया जा सके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से सभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण कुछ पोजीशंस वैकेंट रह जाती हैं और इन वैकेंसीज़ को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। अब बात आती है कि ये जो वेटिंग लिस्ट है इसमें किसका नाम आता है। तो वेटिंग लिस्ट में भी ऐसा नहीं है कि किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर किसी पोस्ट के लिए 150 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, फाइनल सिलेक्शन उनको दिया गया, तो उसका 50% जो होगा उतने कैंडिडेट्स को रिजर्व में रखा जाएगा। मतलब अगर 150 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो उनको तो फाइनल सिलेक्शन दे दिया, बट उनसे जो नीचे वाले 70 लोग हैं, 70 से 72 तक जितने लोग हैं, तो लगभग 70 लोगों को रिजर्व में रखा जाएगा। मतलब जो टॉप 150 हैं उनको तो सिलेक्शन दे दिया, उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, बट जो उससे 70 बच्चे हैं, उससे नीचे वाले, उनको रिजर्व में रखा जाएगा। और जब जो वैकेंट पोजीशन आएंगी, फिर जितनी भी वैकेंट पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट्स को वहाँ पर रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 150 में से 10 पोजीशन वैकेंट रह जाती हैं, तो जो टॉप 10 होंगे इन 150 के बाद में, यानी रिजर्व कैंडिडेट्स जो 70 थे उनमें जो टॉप 10 होंगे उनको मौका दिया जाएगा ज्वाइन करने का। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब और इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि हमें वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इंतज़ार की तो कोई बात ही नहीं है, हमें नहीं पता कि वो वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। देखिए, जब ओरिजिनल रिजल्ट आने में ही इतना टाइम लग गया, तो हमें नहीं पता कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। हो सकता है जल्दी आ जाए, 2-3 महीने में आ जाए, हो सकता है कि उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट के भरोसे बैठना तो एक बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम भरोसे बैठ भी जाएं, अगर हमें हमारा स्कोर पता हो। जैसे कि अगर फाइनल कट ऑफ मान लीजिए 72 गई है, तो अगर हमें पता है कि हमारा क्यूमुलेटिव स्कोर 71 है और हम 1 मार्क्स से रह गए, तो हम फिर भी सोच सकते हैं। जब हमें अपना क्यूमुलेटिव स्कोर, फाइनल स्कोर पता ही नहीं है, तो हम कैसे फिर उसके भरोसे बैठें, ठीक है। और देखिए, अगर हम बात करें कि हमें पता कैसे चलेगा अपना फाइनल स्कोर, तो केवीएस हमेशा एक स्कोर कार्ड रिलीज़ करता था कि जैसे ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता था उसके कुछ 10-15 दिनों बाद स्कोर कार्ड रिलीज़ होता था, जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे तो उनका सबका स्कोर पता लगता था। अब ये नहीं पता कि इस बार केवीएस रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा, वैसे करना तो चाहिए स्कोर कार्ड रिलीज़। तो जब स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा तभी जाके हमें पता लग पाएगा कि हमारे वेटिंग में कोई चांस है या नहीं है। और देखिए, मैं तो आपको सिंपल सी बात कहूँगी कि हो सकता है आपका वेटिंग में हो जाए। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी रहे हैं पास्ट में जिनका फाइनल लिस्ट में नहीं आया था, वो बहुत ज़्यादा उदास और हताश हो गए थे, बट वेटिंग में उनका हो गया था। तो ऐसा भी हो सकता है। पॉजिटिविटी भी हमें रखनी चाहिए, बट इस पॉजिटिविटी के भरोसे हमें नहीं बैठना है। हमें एक भी दिन ऐसा नहीं करना है कि हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि हमारे वेटिंग में हो जाएगा, हमें नहीं पता क्या होगा। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें। देखिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू करें अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं, नहीं तो अपना कुछ करें, या फिर प्राइवेट में अगर आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है, कुछ अच्छा किया जा सकता, तो वहाँ पर आप करें। गवर्नमेंट का आपको लगता है तो अपना मन लगा के तैयारी करें। देखें कि हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रह गई थी। अगर हमारी तरफ से रिटन में या इंटरव्यू में कोई कमी थी तो उस कमी को हम पूरा करें, उसको हम सही करें और अपने सब्जेक्ट में और ज़्यादा मास्टर हों, अपनी इंग्लिश को और अच्छा करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करें और अपने अंदर हम निखार लाएं और अपने लिए बेस्ट सोचें। ये सोचना बंद करें कि हमारा नहीं हुआ तो हम बेकार हैं या हमारे साथ किसी ने चीटिंग की है, क्योंकि अब उस चीज़ को सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है और हम बेकार नहीं हैं। अगर हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जा सकते हैं, अगर हम किसी एग्ज़ाम में इतना अच्छा क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कैपेबल हैं। जस्ट 1-2 नंबर, 3-4 नंबर से अगर हम रह जाते हैं तो उससे हमारी कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं होती है। तो बस मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी, धैर्य रखें
और अब मेहनत करते रहें। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो बस मैं ये कहूँगी कि मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच।